हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये सेट नंबर 74 है और इसका फुल एनालिसिस जो 50 क्वेश्चन का आपको है, हर एक सब्जेक्ट से अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन की संख्या आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम यह बीपीएससी के पीटी के लिए, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस के लिए, रेलवे और अन्य एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और इंटर स्तरीय एसएससी के लिए काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसका रिवीजन आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर YouTube चैनल पर, केसरिया कमीशन क्लास के YouTube चैनल पर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ऐसा लगता है कि वीडियो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है तो शेयर भी कर दिया कीजिएगा, और अगर वीडियो को देखते हैं तो लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन चलिए 74 नंबर सेट का देखते हैं। बिहार के समाचार पत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 पढ़ेंगे। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो वर्ष 1874 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यह कथन बिल्कुल ही सही कथन है। दूसरा है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था, जो 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था। यह भी कथन बिल्कुल ही सही है। तीसरा है, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार था, जो मोहम्मद हाशिम द्वारा आरा से शुरू किया गया था। यह भी कथन सत्य है। चौथा कथन है, बिहार का प्रथम भोजपुरी समाचार पत्र भोजपुर एक्सप्रेस था। यह कथन जो है आपका गलत कथन है। बिहार का प्रथम भोजपुरी समाचार पत्र 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वो बक्सर से प्रकाशित हुआ था और बक्सर समाचार के नाम से प्रकाशित हुआ था। यहां पे लिखेंगे बक्सर समाचार के नाम से प्रकाशित हुआ था, बक्सर से, जो बिहार का पहला भोजपुरी समाचार पत्र था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की वादी, जिसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। वह किस राज्य में पड़ता है? तो फूलों की वादी कहें या फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 में चमोली जिला, उत्तराखंड के चमोली जिला में फूलों की घाटी स्थित है। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। इसके अलावा ध्यान देंगे जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में ही स्थित है, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो उत्तराखंड से संबंधित है नंदा देवी, फूलों की घाटी जो चमोली जिला में स्थित है, तथा तीसरा जो आता है वो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में ही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गृद्धकूट पर्वत पर एवं रत्नागिरी पर्वत पर, इन दोनों पर्वतों के बीच कौन सा सेवा संचालित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, राजगीर में है गृद्धकूट पर्वत और रत्नागिरी पर्वत। हालांकि राजगीर 5 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ एक प्राचीन मगध की राजधानी रहा करता था, जिसे गृहब्रज या राजगृह के नाम से जाना जाता था। वर्तमान समय में इसका नाम राजगीर पड़ा है। ध्यान दीजिएगा, गृद्धकूट पर्वत और रत्नागिरी पर्वत के बीच आकाशीय रज्जू पथ, जिसे अंग्रेजी में रोपवे के नाम से शुरू किया गया है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम गैर अंग्रेज मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ध्यान दीजिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई थी 1916 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। ध्यान दीजिएगा, पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो अंग्रेज न्यायाधीश थे, क्योंकि 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, तो अंग्रेजों के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई। एडवर्ड मेयरनड चंप्स थे। ध्यान देंगे, 1916 ईस्वी में सर एडवर्ड मेयरनड चैमियार पहले मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस सर एडवर्ड मेयरनड चम्स चैमियार थे। जबकि ध्यान देंगे, यहां पूछता है गैर अंग्रेज, जो अंग्रेज नहीं थे वह कौन थे? तो वह सर सैयद
फजल अली इसके पहले अंग्रेज मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। इनका कार्यकाल की अगर बात करें तो 1943 से 1946 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। 1943 से 46 ईस्वी तक इनका कार्यकाल चीफ जस्टिस के रूप में पटना हाई कोर्ट के रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में क्वेश्चन आपको पूछता है कि मुख्य न्यायाधीश जो आजादी के बाद थे, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के कौन थे? तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया हुआ है वो आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के बाद पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी जो था वो ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता के बाद थे। ऑप्शन नंबर ए था 1943 से 1946 के बीच गैर अंग्रेज थे सर सैयद फजल अली, और पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेयन रड चाम्स चैमियार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। बिहार राज्य भूमि सुधार एक्ट के तहत इसकी स्थापना किया गया था। यह भी बात आप ध्यान रखेंगे। बिहार एक्ट भूमि सुधार अधिनियम 1950 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत ही पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में 15 अगस्त के दिन किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्स में शामिल होते हैं। एब्स का मतलब एबिस क्लास। एबिस क्लास का मतलब पक्षी वर्ग। यह कॉर्डेटा संघ का एक जीव होता है। कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कॉर्डेटा के अंतर्गत कुल 13 वर्गों को शामिल किया गया है, जिसमें एक एब्स या एबिस क्लास या पक्षी वर्ग को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर? पक्षी जो होते हैं वो समतापी जीव के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इनके शरीर का तापमान जो होता है वो समान तापमान रखते हैं। ध्यान देंगे इसका शरीर जो है वो पंखों से ढका रहता है और इनके जबड़े में दांत नहीं होते हैं। ये श्रृंगी यानी हॉर्नी होते हैं। इसके अग्रपाद पंख के रूप में रूपांतरित हो जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि पक्षी का जो पंख होता है वह किसका रूपांतरित रूप होता है? तो आगे के दोनों पैर का रूपांतरित रूप होता है पक्षी का पंख। क्लियर? ध्यान देंगे कॉर्डेटा जो होता है, इस कॉर्डेटा फाइलम की खोज बेल्फोर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था और इसी कॉर्डेटा के अंतर्गत एविस क्लास को शामिल किया जाता है, मैमेलिया को शामिल किया जाता है इसी के अंतर्गत रेप्टिलिया को शामिल किया जाता है, इसी के अंतर्गत फीसेस वर्ग को शामिल किया जाता है, इसी के अंतर्गत मैमेलिया को भी शामिल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम रखा था। यह क्वेश्चन का जवाब मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ऑप्शन नंबर ए, एमबीटी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित किया था और उसका नाम दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान था और बड़ा चर्चित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है विद्वान था, लेकिन फिर भी सबसे असफल दिल्ली सल्तनत का असफल शासक यही मोहम्मद बिन तुगलक साबित हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक 1326 ईस्वी में 25 के बाद अपना राज्याभिषेक मोहम्मद बिन तुगलक करवाया। क्लियर? मोहम्मद बिन तुगलक जो था उन्होंने पहले राजधानी परिवर्तन किया। सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे का सिक्का जारी करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इन्होंने खुरासान तथा कराची का अभियान भी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर? मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु या सनकी सुल्तान के नाम से भी
दिल्ली सल्तनत में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करके अपनी राजधानी को दौलताबाद उसका नाम रखा था। क्लियर। लेकिन फिर भी यह भी योजना जो था इसका राजधानी परिवर्तन करने का, वो भी योजना पूरी तरीका से असफल हो गया था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ऑप्शन नंबर ए में हमने ठीक लगा दिया, मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर सी में है। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और ये पहला मुसलमान था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान देंगे, मनुष्य में कुल 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। इस 23 जोड़ा गुणसूत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है आउटोसोम। आउटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ा जो होता है वो आउटोसोम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के रूप में जाना जाता है और इसका एक जोड़ा होता है। तो ध्यान देंगे, यही सेक्स क्रोमोसोम होता है जो पुरुष होने का और महिला होने का संकेत देता है। क्या होता है कि एक्स और एक्स जो होता है वह महिला के लिए होता है, महिला संकेतक होता है, महिला के लिए होता है। जबकि एक्स और वाई गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, वो पुरुष के लिए होते हैं। अब ध्यान देंगे, यहां कह रहा है एक्स शुक्राणु उसके किससे प्राप्त होगा, तो जाहिर सी बात है एक्स, अब यहां पे है पुरुष, इसका मतलब अगर पुरुष होना है तो निश्चित तौर पर वाई तो होना ही है, तो वाई तो इसको पहले से मिला हुआ है। अगर इसको एक्स मिल जाता है जो कि मां से मिलता है, एक्स अगर इसको मिल जाता है तो एक्स वाई बनता है और यह एक्स वाई जो होता है वो पुरुष का इंडिकेटर होता है। इसका मतलब एक्स गुणसूत्र जो होगा उसकी माता से उसे प्राप्त होगा, तभी वह वाई से मैच करके पुरुष बन सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? कठोर कोशिका भित्ति के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर के रूप में आपको दिया हुआ है एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो कठोर कोशिका भित्ति के रूप में पाया जाता है। यह सभी जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है वो पादप टिश्यू के रूप में, प्लांट टिश्यू के रूप में विभाजित किया हुआ है, बांटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ऊतक की अगर प्लांट टिश्यू की अगर बात कर लेते हैं तो यह प्लांट टिश्यू जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभाज्योत्तकी ऊतक जो होता है, विभाज्योत्तकी ऊतक जो होता है वो तीन भाग में बटा होता है, एक एपिकल मेरिस्टेम्स के रूप में, एक लैटरल मेरिस्टेम्स के रूप में और एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के रूप में बटा हुआ होता है। लेकिन ध्यान देंगे, स्थायी ऊतक जो होता है, परमानेंट टिश्यू जो होता है वो तीन भागों में बटा होता है, एक पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के रूप में बटा हुआ होता है। तो पैरेनकाइमा को मृत्यु ऊतक कहा जाता है। पैरेनकाइमा का मतलब मृत्यु ऊतक, मृत्यु ऊतक, जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो दृढ़ ऊतक होता है। तो अगर हिंदी वर्जन आपको दे दे तो समझने में आसान होगा, क्योंकि कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ ऊतक में, जबकि कोलेनकाइमा जो होता है इसे स्थूल कोण ऊतक कहा जाता है, स्थूल कोण ऊतक कहा जाता है। ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत प्लांट में शामिल किए जाते हैं। तो सबसे कठोर जो होता है वो स्क्लेरेनकाइमा के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लाल सेना जिसे
एमसीसी का गठन कब हुआ था? बिहार की बात किया कि बिहार में लाल सेना का गठन कब किया गया था? ध्यान दीजिएगा, बिहार में लाल सेना का गठन जो हुआ था वो 1971 ईस्वी में किया गया था। बिहार के सहारा प्रखंड, जिसे भोजपुर के नाम से अब जाना जाता है, 1967 ईस्वी में प्रथम यूनिट की स्थापना किया गया था। 1967 ईस्वी में ही भोजपुर में 1967 ईस्वी में इसकी पहली यूनिट की स्थापना किया गया था। कानू सन्याल और चारू मजूमदार के द्वारा किया गया था भोजपुर में। कानू सन्याल और दूसरा है चारू मजूमदार। इन दोनों के द्वारा 1967 ईस्वी में पहली यूनिट एमसीसी की स्थापना की गई थी भोजपुर में। क्लियर? एमसीसी जो है वो भूमि से संबंधित सामाजिक आर्थिक समस्याओं से उपजा गैर कानूनी हिंसक संगठन के रूप में स्थापित हुआ था। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एमसीसी के चीन में एमसीसी का गठन सबसे विश्व स्तरीय स्तर पर अगर देखेंगे तो इसकी स्थापना चीन में होती है विश्व स्तरीय स्तर पर। चीन में इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में वहां के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने वाला माओ त्से तुंग के विचार से प्रभावित है। यानी पहली बार चीन में 1949 ईस्वी में एमसीसी का गठन किया गया था माओ त्से तुंग की सहायता से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यही बात किया जाए तो इसका पूरा गठन जो हुआ था पूर्ण रूप से गठित 1971 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसकी पहली यूनिट 1967 में भोजपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन आपके पास 4 दिया हुआ है। आपका सही आंसर जो होगा वो अंशु जेमसेम्पा के द्वारा 4 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया गया है। क्लियर? ये भारतीय महिला के द्वारा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ध्यान देंगे तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नोर्गे जो भारत के थे और एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे। इन दोनों के द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया गया था सन 1953 ईस्वी में। लेकिन पहली महिला की बात पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो ध्यान रखेंगे पहली महिला बिछेंद्री पाल थी। पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, नेपाल की कामी रीता शेरपा जो है वो माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 22 बार चढ़ने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड हासिल किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही कथन दिया हुआ है? डाल्टन की पद्धति के अनुसार डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सन 1803 ईस्वी में। डाल्टन का कथन था कि परमाणु जो है, किसी भी पदार्थ का परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है, यानी उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। बाद में रदरफोर्ड नामक विद्वान ने नाभिक का सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस बात का खंडन कर दिया कि किसी भी पदार्थ में पाया जाने वाला परमाणु जो है वो एक अविभाज्य कण है। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के नाभिक जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए होते हैं, जबकि इसके बाहर ओर परमाणु के बाहरी ओर चारों ओर चक्कर काटता हुआ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी डाल्टन ने जो अविभाज्य कण परमाणु का बताया था उसे रदरफोर्ड ने विभाज्य कण का संज्ञा दिया। तो डाल्टन 1803 ईस्वी में बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। लेकिन रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु एक विभाज्य कण है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म व डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण में संसार का कौन सा देश अग्रणी है?
तो फिल्म और डॉक्यूमेंट्री का निर्माण सबसे ज्यादा भारत में किया जाता है। लेकिन उत्तम श्रेणी का फिल्म अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तम श्रेणी का फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज कहां बनाए जाते हैं, तो यूएसए दुनिया का देश है, दुनिया का सबसे अग्रणी देश है जो फिल्म और डॉक्यूमेंट्री का उत्तम श्रेणी का डॉक्यूमेंट्री बनाता है। क्लियर? उत्तम श्रेणी का हॉलीवुड पाया जाता है यूएसए में, तो वहीं पर मूवी का निर्माण होता है जो दुनिया का सबसे उत्तम श्रेणी का फिल्म होता है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा बनता है भारत में, लेकिन उत्तम श्रेणी का यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को संस्कृत नगरी घोषित किया गया है? ऋषिकेश, उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृत नगरी की संज्ञा दिया गया है। इसी ऋषिकेश में प्रसिद्ध झूला लक्ष्मण झूला स्थित है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामला गोपीनाथ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? श्यामला गोपीनाथ समिति का संबंध जो है राष्ट्रीय लघु बचत कोष के ढांचे की समीक्षा करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी की महानता किसमें निहित है? अब ध्यान देंगे, सिखों के कुल 10 गुरु हुए। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो सिखों के 10वें गुरु के रूप में, 10th गुरु के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी महानता जो है गुरु गोविंद सिंह जी की, इन्होंने सिखों के सैनिक व्यवस्था का गठन किया था, पूर्णतः सैनिक व्यवस्था के रूप में संगठित कर दिया था गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को। लेकिन नींव रखी थी, सिखों को सैनिक व्यवस्था की नींव रखी गुरु हरगोविंद ने, लेकिन व्यवस्था बना ही दिया, सिखों को सैनिक के रूप में गठन कर ही दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने, 10वें गुरु ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल ही गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में सही है। पटना साहिब में ध्यान दिया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड गुरु गोविंद सिंह जी। पटना साहिब जो 1966 ईस्वी में इनका जन्म जो हुआ, वो पटना सिटी वर्तमान समय में जाना जाता है, उस समय पटना साहिब के नाम से इसे जाना जाता था। यही इनका जन्म हुआ था, बिहार के पटना सिटी में। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? बौद्ध गाथाओं में हाथी जो है वो भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है, हाथी या कमल। तो हाथी भी ध्यान रखेंगे और कमल भी ध्यान रखेंगे। कमल पर विराजमान हाथी के सूंड में कमल पर विराजमान बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। क्लियर? बुद्ध के महापरिनिर्वाण की अगर यदि जो बात करेंगे तो इसका प्रतीक जो है वो पद्म चिन्ह के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण जो है उसका प्रतीक घोड़ा को जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा किसे जाता है? गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जबकि धर्म चक्र प्रवर्तन जो है भगवान बुद्ध के मूक अवस्था में बैठा हुआ चिन्ह जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन है, जिन्होंने पहला उपदेश का सूचक है। धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है, जो सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबज किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? बीजापुर का गोल गुंबज जो है वो निजाम शाही स्थापत्य कला का प्रथम प्रतीक के रूप में माना जाता है। सॉरी, बीजापुर का गोल गुंबज जो है वो आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा बीजापुर का गोल गुंबज का निर्माण हुआ था। तो यह आदिल शाही स्थापत्य कला का प्रतीक के रूप में माना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। इसका मूल नाम की अगर यदि जो बात किया जाए, बचपन का नाम मुअज्जम था। मुअज्जम था।
जिसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली सल्तनत दिल्ली मुगल शासक बना था, जो आधुनिक मुगल शासक के रूप में जाना जाता है। इसे उपनाम शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। फर्रुखशियर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, फर्रुखशियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। फर्रुखशियर का शासनकाल 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक रहा था। 1713 से 1719 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? मोहम्मद शाह को, इसका वास्तविक नाम मोहम्मद शाह, अब इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इनका शासनकाल की अगर बात करें तो 1719 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। यह भी मुगल शासक था, आधुनिक मुगल शासक। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम उपनाम से भी जाना जाता है। जहांदार शाह का शासनकाल की बात करें तो 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक, मात्र एक साल का कार्यकाल। 1712 से 1713 ईस्वी तक इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान साहित्यकार वाक्पति और भवभूति किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? यशो बर्मन। ऑप्शन नंबर ए, यशो बर्मन की शोभा बढ़ाते थे। हर्षवर्धन के दरबार में, ऑप्शन नंबर ए में है, हर्षवर्धन के दरबार में जो था बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना किया था, जो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हालांकि हर्षवर्धन भी संस्कृत का एक महान विद्वान था, जिन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना किया था। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने धावक नामक विद्वान को ढेर सारा उपहार देकर नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथों की रचना करवाया और उस पर अपना नाम अंकित करवा के और इतिहास में दर्ज करने के लिए, माना जाता है ऐसा, इतिहास में दर्ज करने के लिए अपने नाम से करवाया था। क्लियर? विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है या विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, यह गुप्त वंशीय शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न के रूप में जाना जाता है कालिदास, बरामिहिर, धनवंतरी, छनपक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर और भररुचि इनके दरबार के नवरत्न में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है? क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द सीली पॉइंट होता है। पॉपिंग क्रीज, एलबीडब्ल्यू, थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर, गुल्ली गुल्ली, इसके अलावा गली, इसके अलावा थर्ड मैन, इसके अलावा मेडन, ये सभी क्रिकेट खेल में प्रयोग होने वाला शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व विभाग का प्रभारी कौन था? टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल था। टोडरमल भू राजस्व मंत्री के रूप में मौजूद था। इसने दहसाल व्यवस्था लागू करवाया था 1580 ईस्वी में। अकबर के दरबार का राजस्व मंत्री जो था टोडरमल, इन्होंने दहसाल व्यवस्था की शुरुआत 1580 ईस्वी में किया था। अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। भारत के दो ऐतिहासिक शासक ऐसे हुए कि जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे। पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंशीय शासक और दूसरा अकबर थे जो मुगल वंशीय थे। अकबर के दरबार के नवरत्न के रूप में जाना जाता है बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अबुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अगर अबुल फजल की बात करते हैं तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। क्लियर? राजा मान सिंह अकबर का प्रधान सेनापति के रूप में मौजूद थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना की नींव रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान देंगे तो खिलजी वंश जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था अलाउद्दीन खिलजी का ससुर, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर दोनों था की हत्या करके, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सल्तनत पर आसीन हुआ था। दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो थी वो किलो खरी को बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना, सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत, घोड़ा दागने प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी लागू अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। तो आपका क्वेश्चन यही था, अस्थाई सेना की नींव किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना की नींव रखी, नियमित सेना को नियमित वेतन भी दिया, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया और घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य में उत्पादन में काफी वृद्धि का उल्लेख करता है? कौन सी सेब का? तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध सेब के उत्पादन से रहा है, जो कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य में सेब का उत्पादन में वृद्धि किया था। तो कभी क्वेश्चन पूछे गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, तो सेब के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति की बात पूछे तो टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित क्रांति लाल क्रांति है। हरित क्रांति की अगर बात करें तो अनाज के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किस जांच के लिए हुई थी? बाल गंगाधर तिलक ने किसका यहां पे सुधार करने की थोड़ा जरूरत है। बाल गंगाधर तिलक ने, क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? क्वेश्चन होना चाहिए किस अंग्रेजी समाचार पत्र या मराठी समाचार पत्र कहें या मराठी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का संपादन किया था अंग्रेजी में, जबकि केसरी का संपादन भी बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था, इसे मराठी भाषा में किया था। मराठा समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी में और केसरी का संपादन जो किया था वो मराठी भाषा में किया था। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजी वाला, तो मराठा का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने ही किया अंग्रेजी में, और केसरी का संपादन मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। तो इसमें से समाचार पत्र के रूप में अंग्रेजी में आ जाएगा तो मराठा, और मराठी में आ जाएगा तो केसरी हो जाएगा। क्लियर? बॉम्बे क्रॉनिकल की अगर बात करें तो बॉम्बे क्रॉनिकल का स्थापना या बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदू स्वराज, ये सभी महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमेटी की नियुक्ति किस जांच के लिए किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का गठन 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हुआ था। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इस हंटर कमेटी में कुल 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। कांग्रेस के तरफ से मदन मोहन मालवीय जो थे
वो इसकी अध्यक्षता में इसकी जांच के लिए आयोग बनाया गया था। क्लियर? कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन मालवीय। ध्यान दीजिएगा कि महात्मा गांधी, इसके अलावा महात्मा गांधी भी इसमें संलिप्त थे और मोतीलाल नेहरू भी इसमें इस हंटर कमेटी के लिए अवेलेबल थे। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, 3 भारतीय हो गए और 5 अंग्रेज थे जिसको इसका सदस्य बनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी? तो भारत की राजधानी कलकत्ता पहले थी और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में राजा जॉर्ज पंचम आए थे भारत और इसी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसी दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को खत्म किया गया था और दिल्ली को राजधानी कलकत्ता से हटाकर भारत की राजधानी दिल्ली को बनाए जाने की घोषणा की गई थी और इस प्रकार से 1912 ईस्वी में राजधानी जो भारत की हुई वो दिल्ली के रूप में स्थानांतरित हो गई थी। 1911 ईस्वी में बात किया जाए तो 1910 से लेकर 1915 ईस्वी के बीच जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे उनका शासनकाल था, गवर्नर जनरल थे। तो इसी के शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी को टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे 1964 से 1966 ईस्वी में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ही भारत के प्रधानमंत्री थे जो दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो प्रधानमंत्री बनने से पहले रेल मंत्री थे। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले ये पहले मंत्री के रूप में भी लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता के दौरान वहीं पर हो गई थी। क्लियर? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री का ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी कही गई है? 65 वर्ष। या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की भी बात करें तो 65 वर्ष ही निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय प्रस्तावना में यानी प्रिम्बल में धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता जैसे शब्द को, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द को जोड़ा गया है। वह 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया है। क्लियर? जिसे धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद, ये 3 शब्द 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद जैसे शब्द को जोड़ा गया है। क्लियर? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय कुल संविधान में 59 प्रावधान को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका हो, उन आरोपों की जांच कौन करता है? अब संसद के किसी भी सदन, या तो राज्यसभा, किसी सदन कहने का मतलब या तो राज्यसभा या तो लोकसभा। संसद के तो 3 ही अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा रहा है। आरोप का मतलब होता है कि उस पर किसी भी प्रकार का विवादित आरोप लगाया गया है, तो कह सकते हैं इसको महाभियोग लगाया गया है। तो महाभियोग सदन के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति पर किसी भी संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। जिस सदन में महाभियोग लाया जाएगा उस सदन के अगर
2/3 बहुमत से पारित करके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन आरोप की जांच करेगा और अगर वह जांच सही पाया गया है तो 2/3 सदस्य के द्वारा उसे पारित कर दिया जाता है और जिस दिन से यह पारित कर दिया जाता है उस दिन से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है और राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। इन सभी की चर्चा यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा, तभी यह जांच पूरी तरीका से सफल हो पाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन दूसरा सदन ध्यान रखेंगे जांच करने के उपरांत 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पारित होना ही चाहिए, तभी महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। 267वें अनुच्छेद में आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड की चर्चा किया गया है। तो भारत की आकस्मिक निधि क्या है? संकट के लिए रखी गई धनराशि है, राज्य के मध्य वितरित की जाने वाली धनराशि है, प्रधानमंत्री द्वारा अपने विवेक से उपयोग में लाई जाने वाली धनराशि, आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि होती है। जी हां, इमरजेंसी फंड जो होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से जब कभी भी आकस्मिक व्यय हो जाएगा, जब कभी भी अकस्मात भारत सरकार को पैसे की आवश्यकता हो गई, वैसे स्थिति में आकस्मिक निधि जो है, अगर संसद बैठा हुआ सदन में नहीं है तभी आकस्मिक निधि से धन निकाला जा सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से। लेकिन जैसे ही संसद सदन बैठेगा तो आकस्मिक निधि से निकाले गए धन का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा संसद में। क्लियर? और एक एक हिसाब को जोड़ा जाएगा। अगर हिसाब सही सही मिल पाता है तो बिल्कुल सही है, अगर इधर उधर होता है तो ऐसे स्थिति पर में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी है, आकस्मिक निधि आकस्मिक व्यय को पूरा करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति से पैसा को खर्च किया जाने वाला धनराशि यहां रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में किस ग्रह की ऋतुएं पृथ्वी के समान होती है? तो पृथ्वी की समान ऋतुएं होती है मंगल ग्रह पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मंगल ग्रह का भी परिक्रमण काल जो होता है वो लगभग 365 दिन का ही, और परिभ्रमण काल की अगर बात करें तो 24 घंटे का ही लगभग होता है, जिस कारण से मंगल ग्रह का ऋतु जो होता है वो पृथ्वी के समान ही ऋतुएं होती है। मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी की तरह ही 2 ध्रुव होता है और इसी कारण है कि यहां पर ऋतु भी लगभग समान होता है। मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी के नजदीक दूसरा ग्रह के रूप में शामिल किया जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फेबोस और डिमोस के रूप में जाना जाता है। फेबोस को आतंक के रूप में और डिमोस को भय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की पूर्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया विश्व में पाया जाने वाला ऐसा भूभाग है जो एक द्वीप भी है, जो एक देश भी है और एक महादेश के रूप में भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। क्लियर? तो महादेश जो प्यासी भूमि का महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान दीजिएगा, लैंड ऑफ द कंगारू और लैंड ऑफ द गोल्डन वूल के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया महादेश को ही जाना जाता है। एशिया का प्रवेश द्वार जो है, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई को कहा जाता है। अंध महाद्वीप की अगर बात किया जाए तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्लियर? अंध महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपों का महादेश अगर पूछ जाए, द्वीपों का
महादेश अगर पूछ दिया जाए तो एशिया को जाना जाता है। द्वीपों का द्वीप पूछ दिया जाए तो यूरोप है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को जोड़ती है आपस में? 49वीं समानांतर रेखा जो है और 141वीं समानांतर रेखा, दोनों चीज को याद रखेंगे। 49वीं और 141वीं समानांतर रेखा भी है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को जोड़ देती है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को जोड़ती है 38वीं समानांतर रेखा। क्लियर। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जो है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जोड़ता है 17वीं समानांतर रेखा। कनाडा यहां से हटा देंगे, 17वीं समानांतर रेखा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी के घाटी में सबसे ज्यादा होती है? हुगली नदी घाटी में जूट की खेती सर्वाधिक होती है, जो पूरे भारत का 35% जूट की खेती अकेले हुगली नदी के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। क्लियर। जूट को ध्यान रखेंगे, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत और बांग्लादेश जो है वो जूट का प्रमुख उत्पादक देश के नाम रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? ध्यान दीजिएगा, यहां पे कर आप रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? 1918 ईस्वी में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। लेकिन एक्ट पारित कब हुआ था? मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कब पारित हुआ था? तो एक्ट जो पारित हुआ 1919 ईस्वी में एक्ट को पारित किया गया था। मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड एक्ट को पारित 1919 ईस्वी में किया गया था। क्लियर। जिसके तहत क्या किया गया था? तो इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। तो रिपोर्ट प्रकाशन 1918 ईस्वी में, लेकिन एक्ट पारित 1919 ईस्वी में, जिसके कारण से केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त किया जाता है? तो राजस्थान के मकराना के खान से सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर की प्राप्ति होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान निम्नलिखित में से कौन सा था? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रतिपादन किया था। भूगोल शब्द को पहली बार गढ़ा था इरेटोस्थनीज नामक विद्वान ने। ज्योग्राफी शब्द कहा था। ज्योग्राफी शब्द का प्रतिपादन इरेटोस्थनीज ने ही किया था। इरेटोस्थनीज ही था जो भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित भी किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया है? इस्पात संयंत्र के बारे में खूब क्वेश्चन पूछता है। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, राज द बब्बर भीरू। राज द बब्बर भीरू। रा से होता है राउरकेला। राउरकेला इस्पात संयंत्र। इस्पात संयंत्र। क्लियर। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। द से होता है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। फिर ब से बोकारो इस्पात संयंत्र, किसके सहयोग से? भूतपूर्व रूस या यूएसएसआर के सहयोग से। भ से याद रखिएगा भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से? भूतपूर्व यूएसएसआर के सहयोग से या रूस के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भारत में किया गया था। अब ध्यान रखिएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो जर्मनी के सहयोग से किया गया था 1953 ईस्वी में किया गया था। 1953 ईस्वी में किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो पश्चिम बंगाल में वर्तमान समय में है ब्रिटेन के सहयोग से 1956 ईस्वी में किया गया था।
1956 ईस्वी में किया गया था। फिर है बोकारो इस्पात संयंत्र जो झारखंड में है, रूस के सहयोग से 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सबसे पहले 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, भिलाई में, जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में है। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन था दुर्गापुर। दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित इसमें से नहीं है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, एक ही ट्रिक याद रखना है, 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 3 पर 3, 3 तक तो लगातार चला, 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66 तक। फिर हमने कहा 3 पर 3 यानी 3 पर 3 साल का एक अवकाश काल रहा था, 66 से 69 तक अवकाश काल रहा। क्लियर? तो 3 पर 3 कहा, उसके बाद 69 से शुरू होता है तो 74 तक चलता है, चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर हमने कहा 4 पर 4, तो चौथी तो हो गई 74 तक, लेकिन पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 74 से 78 तक 4 वर्ष का था। तो हमने इसी कारण से कहा 3 पर 3, 4 पर 4। क्लियर? 4 पर 4 यानी चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक और 74 से 78 तक पांचवी रहा, और उसके बाद फिर 2 साल का अवकाश रहा। फिर 1970 से लेकर 1980 तक 2 कार्यकाल रहा, यानी 80 का दशक पूरा रहा था। हमने कहा 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा, यानी 70 से 75, 75 से 80। क्लियर? तो सॉरी 80 से 85, 85 से 90, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना। फिर 90 92 पॉकेट में, 90 से 92 तक पॉकेट में रख लेंगे, 2 गो अवकाश काल रहा 90 से 92 तक, उसके बाद लगातार पंचवर्षीय योजना जारी रहा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या रहा? 1966 से 71 ईस्वी तक तृतीय पंचवर्षीय योजना रहा। छठी पंचवर्षीय योजना की अगर यदि जो बात करेंगे तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक और नवी पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 3 पर 3, 3 पर 3, 66 तक तो आईबे किया, पहले था 1951 से 56, दूसरा सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक रहा। थर्ड की अगर बात करेंगे तो 1961 से 66 तक रहा। उसके बाद ये रहा थर्ड वाला, तो यहां पे थर्ड वाला मिला दिया 1966 से 71, यही आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? ये वाला मिलेगा इसके साथ। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जहां लाभ देखेगा। गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी उसे कहा जाता है, जहां लाभ देखेगा वहीं यह पलायन कर जाता है, उसी ओर मुड़ जाता है, उसी को कहा जाता है हॉट मनी, गर्म मुद्रा कहा जाता है। जहां देखेगा लाभ वहीं पर यह मुड़ जाएगा, गर्म मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाता है? जो मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो कम ब्याज दर पर उपलब्ध नहीं हो, सरलता से उपलब्ध नहीं हो, उसे दुर्लभ मुद्रा कहेंगे। लेकिन जो सरलता से उपलब्ध हो जाएगा उसे ही कहा जाता है सुलभ मुद्रा। जो कम ब्याज दर पर सरलता से उपलब्ध हो जाए उसे सुलभ मुद्रा कहेंगे, और जो अधिक ब्याज दर पर उपलब्ध भी ना हो सरलता से उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम ड्वाक्रा निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की एक उप योजना थी? ड्वाक्रा जो थी वो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप योजना के रूप में लागू किया गया था। ड्वाक्रा योजना 1982 ईस्वी में चलाई गई एक योजना थी। 1982 ईस्वी में 1982 ईस्वी में चलाई गई एक योजना थी ड्वाक्रा योजना। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में किया गया था। बाद में पहले इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में इसकी स्थापना
1985 ईस्वी में किया गया था। लेकिन महिला इसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में जो इसकी स्थापना विभाग के रूप में की गई थी 1985 ईस्वी में, इसे महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की उपाधि 2006 में प्रदान की गई। क्लियर? 2006 में से इसे महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम नाम दे दिया गया, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के रूप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटक, तो क्वेश्चन बने आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? रुपये का अवमूल्यन, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, सभी है उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के अनिषेचित अंडे में क्या होता है? तो एक एक्स क्रोमोसोम होगा अनिषेचित अंडा में। अगर निषेचित नहीं है, अनिषेचित है, तो अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो उसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, क्योंकि महिला में एक्स ही क्रोमोसोम जोड़ा के रूप में पाया जाता है, तो एक्स क्रोमोसोम ही होगा। ऑप्शन नंबर एक एक्स क्रोमोसोम होगा, और जब निषेचित होगा तो यह डिप्लॉइड के रूप में टूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के ... 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। क्लियर? कैबिनेट मिशन योजना जो है यह जून 1946 ईस्वी में बना था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे। इसके जो अध्यक्ष थे, त्रिसदस्यीय कमेटी था, इसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे। क्लियर? त्रिसदस्यीय ये कमेटी था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर इसके अन्य सदस्य थे। प्रस्ताव प्रकाशित किया गया कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 ईस्वी को अपना प्रस्ताव प्रकाशित किया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा था अंतरिम सरकार की स्थापना करना है। पाकिस्तान के अलग देश के मांग को सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से खारिज कर दिया गया इसके अंतर्गत, और संविधान सभा का गठन इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल के टीम में होते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 7 खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल में होता है। वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। 8 खिलाड़ी की अगर बात करेंगे तो जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, जबकि 9 खिलाड़ी की बात करें तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक सुनील मनोहर गावस्कर को माना जाता है, वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना रिवीजन जरूर करते रहिएगा, एग्जाम तो अपना समय पर आएगा जाएगा, आप पीछे न रह जाए, इसके लिए अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।